ऑलराइट, तो आज हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस मींस जहां पर हम एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, तो देखिए इनहेरिटेंस को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास है ए। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस ए को एक्सटेंड करा के एक नई क्लास बनानी है सपोज। ठीक, तो हम कैसे करेंगे। तो ए हमारे पास ऑलरेडी क्लास है, ए को एक्सटेंड करना है बी में। तो बी एक नई क्लास है, तो ये क्या कर रही है, ए को एक्सटेंड कर रही है, यानी कि बी एक्सटेंड्स ए। या आप बोल सकते हैं बी इनहेरिट्स ए। इस केस में क्या होगा, जो कुछ भी एलिमेंट हमारे पास में ए के अंदर है, दैट इज गोइंग टू बी अवेलेबल इन द बी एज वेल। ठीक है, तो बी हैविंग द एलिमेंट्स ऑफ बी इटसेल्फ एंड ए बोथ। राइट, तो अगर मान लीजिए यहां पर हमारे पास में कोई ए नाम का वेरिएबल, कोई सेट ए फंक्शन और कोई शो ए फंक्शन है, तो हमारे पास यहां पर हमारे पास में है बी। ठीक है, शो बी एंड सेट बी। सपोज अगर ये हमारे पास फंक्शंस हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए, सेट ए और शो ए भी आ जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए और बी दोनों की फंक्शनलिटीज हमें एक साथ मिल जाती हैं। ए और बी दोनों की फंक्शनलिटीज हमें एक साथ मिल जाती है। दिस इज व्हाट वी आर सीकिंग फॉर, हमें यही चाहिए था। ठीक है, हम चाहते थे कि हमारे पास में जो यहाँ पे वैल्यूज हैं, ठीक है, वो जो भी हमारे पास में ये हमारे पास आ रहे हैं, वो हम इस तरीके से यूज कर पाए कि जो हमारे पास बी बने, बी में हमारे पास ए की भी मेंबर्स होने चाहिए, ए की भी फंक्शनलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए किस तरीके से हम काम करते हैं। जैसे कहते हैं इनहेरिट करना, इनहेरिटेंस इज यूज फॉर रीयूजेबिलिटी, इनहेरिटेंस इज यूज फॉर एक्सटेंशिबिलिटी। ठीक है, और इनहेरिटेंस में एक जो स्पेशल चीज है वो है इसका एक प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं ओसीपी। ओसीपी, ओपन क्लोज प्रिंसिपल। राइट, ये जो ओपन क्लोज प्रिंसिपल है, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो आपकी क्लास है, ठीक है, क्लास मस्ट बी क्लोज फॉर, मस्ट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, बट शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन। ठीक है, अब अगर किसी चीज को हम एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, तो एक्सटेंड करने का मतलब क्या हुआ, एक्सटेंड करने का मतलब है वी आर एडिंग समथिंग, अपडेटिंग एग्जिस्टिंग वन। राइट, और अबेंडन ओल्ड। पुराने वालों को हमें हटाना है, कुछ अब पुराने वालों को एग्जिस्टिंग को हमें अपडेट करना है, या कुछ नया ऐड करना है। दिस इज व्हाट इज नोन एज एक्सटेंड करना, है ना। एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक्सटेंड कर रहे हैं तो मतलब अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, चीजें बदल रहे हैं। तो चीजें बदल रहे हैं यानी कि क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन। बट हम कह रहे हैं कि ओसीपी कहता है कि मॉडिफिकेशन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्सटेंशन के लिए ओपन होना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है इनहेरिटेंस की मदद से। अब आप देखो, हमने बी क्यों बनाई, क्योंकि हम ए में कुछ चेंज करना चाहते थे, ए में मॉडिफिकेशंस करना चाहते थे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आज लाइक 2024 में हमने एक स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है, स्कूल जो कि था 1st to 8th, आज की डेट में, आज से 5 साल बाद, ठीक है, लाइक 2029 में अप्रोक्स, जो स्कूल है वो कॉलेज भी हो गया, और यहाँ पे जो है आपका अप टू 12th हो गया, और यहाँ पे आपके पास में 5 स्ट्रीम्स
ग्रेजुएशन एंड पीजी कोर्सेज आ गए, राइट। यहाँ और साथ में हॉस्टल फैसिलिटी भी ऐड हो गई। तो हॉस्टल फैसिलिटी ऐड हो गई, यहाँ पे आपके 12th तक पहुंच गया, यहाँ पे आ गया, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे बदल गई। तो अगर बहुत सारी चीजें यहाँ पे बदली हैं तो हमें कुछ कुछ चीजें, जैसे स्टूडेंट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो वही रखनी पड़ेगी, लेकिन स्टूडेंट के साथ कुछ और हमने यहाँ पे एड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बाकी सब भी ना देखें तो कम से कम अगर ये हॉस्टल फैसिलिटी को देखें अगर केवल, तो केवल हॉस्टल फैसिलिटी की वजह से हमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट जो हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है, और एक स्टूडेंट जो अपने घर से आ रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे परमानेंट एड्रेस दोनों का होगा, लेकिन एक होगा लोकल एड्रेस और एक होगा हॉस्टल, है ना। तो अगर कोई हॉस्टलर है, कोई रेजिडेंट स्टूडेंट बोलते हैं उन्हें, तो अगर रेजिडेंट स्टूडेंट है तो रेजिडेंट स्टूडेंट में हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन रहेगी कि भाई हॉस्टल के कौन से वार्ड में है, कौन सा वार्डन उनको हैंडल कर रहा है, ठीक है, वगैरह वगैरह। एंड अगर वो लोकल स्टूडेंट है तो उसको लोकल एड्रेस वहां पे देना पड़ेगा, तो लोकल गार्जियन आपको बताना पड़ता है वहां पे लोकल गार्जियन कौन है। ठीक है, अगर बस यूज हो रही है तो बस कौन सी यूज हो रही है, कौन से रूट पे जा रही है, वगैरह वगैरह, लोकल एड्रेस, राइट। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे कुछ एक चीजें चेंज हो गई, लेकिन बेसिक चीजें वही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने दो स्टूडेंट क्लास जो हमारे पास ऑलरेडी थी, एक स्टूडेंट क्लास से बनाई, एक तो थी हमारे पास स्टूडेंट, इससे हमने बनाई लोकल स्टूडेंट, और एक हमने बनाई रेजिडेंट स्टूडेंट, राइट। ये दोनों ही स्टूडेंट को एक्सटेंड करती हैं, तो जो स्टूडेंट की बेसिक फंक्शनलिटी थी वो इसमें आ गई, और इसमें भी स्टूडेंट की बेसिक फंक्शनलिटी आ गई, प्लस यहाँ पे हमने लोकल स्टूडेंट के लिए जो एडिशन चाहिए था वो रख लिया, और यहाँ पर हमने जो रेजिडेंट स्टूडेंट के लिए एडिशन चाहिए था वो रख लिया। हरी बात समझ में? तो क्या हुआ, हमने इसमें चेंजेस नहीं किए और यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, बट इसमें चेंजेस करने के लिए इसका कोड होना हमारे पास जरूरी है। तो सोर्स कोड हमारे पास होगा नहीं तब तक हम इसमें काम नहीं कर सकते, तो सोर्स कोड होना इसका जरूरी है। एंड ज्यादातर डील्स में ये नहीं होता कि सोर्स कोड दिया जाए, केवल एग्जीक्यूटेबल्स दिया जाता है ताकि यूज किया जा सके। ठीक है, तो ज्यादातर डेवलपर्स सोर्स कोड नहीं देते। ठीक है, तो सोर्स कोड उनके पास रहता है। मान लीजिए मैं उसी डेवलपर से काम कर रहा हूँ जिसने पहले काम किया था, तब तो ठीक, मतलब 5 साल बाद भी हमने एक्स डेवलपर से अगर यहाँ पे काम करवाया था, तो यहाँ पर भी अगर हम 5 साल बाद इसी को यूज करते हैं तो ठीक। लेकिन अगर ये यूज नहीं हो रहे, मान ले वाई आ गया, तो वाई को क्या करना पड़ेगा, अब वाई के पास कोड तो है नहीं, तो वाई को क्या करना पड़ेगा, वाई को पूरा कोड स्क्रैच से लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो स्क्रैच से लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्लास को एग्जीक्यूटेबल से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। सोर्स कोड की जरूरत नहीं है। तो स्क्रैच से अगर मान लीजिए ये यहाँ पे भी हमारे पास नेटेंस का फंडा नहीं होता तो क्या होता, जब हम यहाँ किसी वाई के पास जाते हैं एज स्कूल कि भाई हमें यहाँ पे अपडेशंस करने हैं, तो वो कहता है कि भाई ठीक है, हम सारे अपडेशंस कर देंगे, बट अपडेशंस का मतलब है कि हमें स्क्रैच से सॉफ्टवेयर यहाँ पे डिजाइन करना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट हैव द सोर्स कोड। ठीक है, अब जो कॉलेज था, स्कूल था, वो सोच के क्या था कि भाई जो स्टूडेंट में चेंजेस है वो शायद 10% चेंज है, क्योंकि स्टूडेंट का पूरी इन्फॉर्मेशन तो सेम ही है, बस केवल हॉस्टल और रेजिडेंट वाला जो काम है, मतलब जो लोकल एड्रेस वाला काम है, केवल वही तो अपडेट करना है। तो वो स्कूल ने सोचा था कि 10% काम है, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने फंड किया था, सोचा था, और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने टाइम सोचा था। बट जब आपका सॉफ्टवेयर स्क्रैच से बनेगा, जीरो से फिर से शुरू होगा, तो जाहिर सी बात है टाइम भी ज्यादा लगेगा और पैसा भी उसी हिसाब से फिर ज्यादा लगेगा। आ रही बात समझ में? तो अगर ऐसा कुछ हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं तो यहाँ प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जानी है कि भाई वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है, फीजेबल नहीं होगा, क्योंकि पैसा ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम ये चीज करते हैं तो क्या होगा, जो यहाँ पे काम है, मान लीजिए 10% हम मान के चल रहे थे, तो 15-20% में अप्रोक्स हमारा काम हो जाना है। ठीक है, तो टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और अगर आपका डेवलपर के लिए भी सही है तो उसके लिए भी फीजेबल है, क्योंकि उसको ज्यादा काम नहीं करना, उसको उतना ही काम करना है, इतना उसको अमाउंट और टाइम मिल रहा है, राइट। और उधर जो बनवाना चाह रहा है, जो क्लाइंट है, उसके लिए भी फिजिबल है, क्योंकि उसको भी ज्यादा अमाउंट और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप की बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं जहां पर कि हमें इनहेरिटेंस हेल्प कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो बेसिक इनहेरिटेंस अभी हमने देखा, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमें ए को बी में एक्सटेंड करना है, तो वो कैसे हम कर पाएंगे, तो लेट्स सी दैट आल्सो। ठीक है, तो एक बार कोड में हम देख लेते हैं किस तरीके से हम काम करेंगे। तो बहुत ही बेसिक सा क्लास हम यहाँ पे बना रहे हैं, एक क्लास जिसके अंदर एक वेरिएबल, उसको सेट करने के लिए एक फंक्शन, उसको शो करने के लिए एक फंक्शन होगा, जिसको एक्सटेंड करके हम दूसरी क्लास बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले से सेव कर लेते हैं।
आयोस्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस cd एंड देन इनकी मेन की जरूरत तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है, इसको रख लेते हैं अभी फिलहाल बना करके, बाद में उसे यूज करेंगे। रिटर्न 0, वापस आ जाते हैं ऊपर, एक क्लास बनाते हैं, क्लास को नाम दिया हमने लेट्स से क्लास ए, ठीक है। इसके अंदर एक हमने वेरिएबल रखा है इंटीजर ए, ये किस टाइप का होगा, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, किस टाइप का होगा, अगर हम कुछ भी डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो भी मेंबर होता है वो किस टाइप का होता है, प्राइवेट टाइप का होता है ना। अब हमने पब्लिक सेक्शन बनाया यानी कि ए जो है प्राइवेट टाइप का है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी प्राइवेट मेंबर कभी भी इनहेरिट नहीं होता, कोई भी प्राइवेट मेंबर कभी भी इनहेरिट नहीं होता, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक मेथड बनाया void set a, और यहाँ पे हमने कर दिया a इक्वल्स टू 10, ठीक है। दूसरा एक मेथड बनाया void show a, और इसमें हमने क्या कर दिया cout स्लैश n a इक्वल्स टू a, राइट। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमें क्या करना है, अब हमें बी भी चाहिए, लेकिन हम ए में चेंजेस नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हमने क्या करना है, क्लास बी एक नई बनाएंगे। अब क्लास बी नहीं बनाएंगे तो उसमें ए वाला भी काम करना पड़ेगा पूरा, तो लेकिन हम वो भी नहीं करना चाहते, तो हमारे पास क्या तरीका है, वी कैन एक्सटेंड, एक्सटेंड करने के लिए लगाएंगे कोलन, कोलन के बाद बताएंगे एक्सटेंशन किस टाइप का करना है, जो कि अभी हम फिलहाल कर रहे हैं पब्लिक टाइप का, तो पब्लिक ए, तो ए को पब्लिकली हमने इनहेरिट कर लिया किसमें, बी में। तो जो पब्लिकली इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि प्राइवेट मेंबर्स को छोड़कर सारे के सारे मेंबर्स इनहेरिट होकर बी में आ जाएंगे, ठीक है। और पब्लिक पब्लिक रहेगा, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड रहेगा। अभी हम देखेंगे प्रोटेक्टेड क्या होता है, तो अभी हमने प्रोटेक्टेड का यूज किया नहीं है, बस इसी कंटिन्यूशन में हम प्रोटेक्टेड को भी देखने वाले हैं, तो प्रोटेक्टेड हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, void set b, है ना। अच्छा, इससे पहले एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक इंटीजर b डिक्लेयर कर लेते हैं, और एक यहाँ पर पब्लिक सेक्शन बना करके फिर हम लिखते हैं सेट बी, सेट बी में हमने यहाँ पे बी को इनिशियलाइज कर दिया, बी इक्वल्स टू 20, एंड दूसरा एक मेथड बना दिया void शो बी, जिसमें हमने बी को शो कराना है, तो हमने यहाँ पे ले लिया cout स्लैश एन बी इक्वल्स टू, राइट, इज लाइक दैट। और ये बात को समझ में, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर आकर, अगर हमने ए का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे ए, देन वी कैन एक्सेस ओबीजे ए डॉट सेट ए एंड ओबीजे ए डॉट शो ए। बट अगर हमने बी का ऑब्जेक्ट बनाया, एक काम करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप लगा देते हैं, एंडल एंडल, राइट। और यहाँ पे हमने क्या किया, बी का ऑब्जेक्ट बनाया बी ओबीजे बी, और यहाँ पर ओबीजे b equals to, sorry, dot set a obj b dot set b obj b dot show a obj b dot show b, राइट। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेट ए सेट बी शो बी, ये सारे हम यहाँ पे एक साथ कॉल करा पा रहे हैं बी के ऑब्जेक्ट से, जबकि ए के ऑब्जेक्ट से हम केवल ए वाले मेंबर्स को ही कॉल कर पा रहे थे। हमने यहाँ पे इसको सेव किया एंड टेस्ट किया, कंपाइल एंड रन। देखिए यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा, पहले जो आ रहा है केवल ए यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे केवल सेट ए और शो ही कॉल हुआ। उसके बाद जब हमने बी का ऑब्जेक्ट बनाया, तो बी का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ए और बी दोनों कॉल हुआ, राइट। तो बी के ऑब्जेक्ट से यहाँ पे क्या बेनिफिट हुआ, ये सिंपल इनहेरिटेंस है, जिसमें हमने क्या किया है, जिसमें हमने हमारे पास जो ए और बी हमने रखा हुआ है, तो ए में हमारे पास जो भी मेंबर्स थे, ठीक है, उन मेंबर्स को हमने बी में भी ऐड कर दिया। जबकि हमने बात की कि प्राइवेट मेंबर कभी भी इनहेरिट नहीं होता, प्राइवेट मेंबर इनहेरिट नहीं हो रहा है, बट स्टिल इसको आप एक्सेस कर पा रहे हो बी के अंदर। तो जब आप यहाँ पे कॉल करते हो, होता क्या है
कि जब आप बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जो कि एक क्या कहलाती है, आपकी सब क्लास कहलाती है। देखिए दो क्लासेस है यहाँ पर, आप लिख सकते हो, जैसे ये जो क्लास है ये आपकी क्लास कहलाएगी बेस क्लास, या पेरेंट क्लास, या सुपर क्लास। ठीक है, ये आपकी कहलाएगी डेराइव्ड चाइल्ड या सब क्लास, राइट। तो ये आपकी सुपर क्लास है, ये आपकी जो बी है वो आपकी ड्राइव चाइल्ड या सब क्लास है, ये आपकी पेरेंट या बेस भी कहलाती है, तो इसे आप पेरेंट चाइल्ड भी कह सकते हैं, बेस ड्राइव या सुपर सब भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब आप एक सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी सुपर क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनेगा ए का, ये आपका ए का एक ऑब्जेक्ट बन गया, उसके अंदर उसके ऊपर फिर एक ऑब्जेक्ट बनेगा बी का। जब तक ए का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा बी का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो जब भी हम बी के ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, मतलब बी का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ये हमारे को ए पे ले जाता है और ए का ऑब्जेक्ट पहले बनाता है, उसके बाद फिर बी का ऑब्जेक्ट बनता है। तो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट पहले बनेगा, भाई कोई भी चीज का बेस पहले बनेगा और उसके ऊपर की चीज उसके बाद होगी, राइट। तो पहले बेस का ऑब्जेक्ट बनेगा फिर ऊपर का मिलेगा। तो होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये इंटरनली बेस के मेंबर्स को एक्सेस कर पाता है, इंटरनली बेस के मेंबर्स को एक्सेस कर पाता है। ठीक है, और जो मेथड होते हैं वो पब्लिक मेथड होते हैं, उन्हें हम बाहर से भी एक्सेस कर पाते हैं। तो पब्लिक मेथड जो हम मेन से एक्सेस कर पा रहे थे, तो बाहर से भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं, और प्राइवेट मेंबर्स को इंटरनली हम एक्सेस कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कुछ इस टाइप का फंडा यहां पर रहता है। क्लियर? ये हो गई हमारी सिंपल इनहेरिटेंस। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज और देख सकते हैं, जैसे जो भी मैं आपको बताता कि कंस्ट्रक्टर, यानी कि ऑब्जेक्ट जब बी का बनेगा तो ए का भी बनेगा, तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो व्हाई डोंट वी यूज कंस्ट्रक्टर इंस्टेड ऑफ दिस सेट मेथड? तो हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज कर लिया, ए का कंस्ट्रक्टर हो गया, यहाँ पे हमने मैसेज लिख दिया सी आउट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए इज क्रिएटेड, राइट। ऐसे ही हमने एक यहां पर भी लिख दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी इज क्रिएटेड, एंड यहां पर भी हमने क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल ए का तो हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको तो हटा ही देते हैं। अब हम सीधा बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बी का ऑब्जेक्ट बनाने का अब सेट मेथड कॉल नहीं करने, सीधा शो मेथड कॉल करने। तो देखना है यहाँ पर कि हमारे जो ये दोनों मेथड है ये चले कि नहीं चले। तो जरा देखते हैं, सेव किया हमने यहाँ पर, इसको कंपाइल किया, मतलब कंस्ट्रक्टर कौन कौन सा चल रहा है। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ बी का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो कायदे से जो समझ में आता है वो बी का कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए। तो उसने क्या किया बेसिकली, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ इनको, ताकि हम सारा कोड एक साथ देख सकें। ठीक है, विजिबल है? अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, समझने वाली बात क्या है, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर ये देख रहा हूं, ये देखिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, दिस इज द स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार है, राइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन यहां से होगा, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन जैसे ही होगा तो ये क्या करेगा, अपने क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा। अभी अपने क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास गया तो ये जो क्लास है वो एक डिराइव्ड क्लास है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लास इनहेरिट हो रही है, तो ये क्या करेगा, सीधा अपने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होगा, और वो एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से क्लास बी के कंस्ट्रक्टर में पहुंचेगा, तब ये एग्जीक्यूट होगा। यानी कि पहले आपका जो है सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि आपका जो आउटपुट आ रहा है उसमें पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लास ए, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए इज क्रिएटेड, जो कि हमने कहा लिखा था, कंस्ट्रक्टर ऑफ ए में लिखा था। फिर उसके बाद हम जब वापस बी में पहुंचे, तब उसके बाद में बी का कंस्ट्रक्टर पूरा चला और वहां से मैसेज आ गया, ऑब्जेक्ट ऑफ बी इज क्रिएटेड। जैसा अभी बताया था कि पहले ए का ऑब्जेक्ट बनेगा, ए के ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर आपका बी का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो देखिए इस टाइप से यहाँ पे भी काम होना। बात समझ में आ रही है?
तो इस तरीके से रहेगा, तो पहले ए का ऑब्जेक्ट बना फिर बी का ऑब्जेक्ट बना। ऐसे यहां पर भी आप देख सकते हो आउटपुट भी इसी तरीके से आ रहा है। जब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तब फाइनली हमें ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट अभी रेडी हो गया। अब रेडी होने के बाद हम यहाँ से ए के मेथड और बी के मेथड को कॉल कर सकते हैं, जो कि लाइकवाइज आपको यहाँ पे आउटपुट भी दिखा रहा है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। ठीक, तो बहुत कॉम्प्लेक्स काम ना करके हमने सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस को समझने की कोशिश की है कि प्रोसेस किस तरीके से चलेगा। अरे बस यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्लास इस तरीके से दिख रहा है। अब सपोज अगर हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर एक x ले लिया और हम चाहते हैं कि हम यहां पर x को इनिशियलाइज करें। ठीक है, हमने बात की थी कि हर एक क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होता ही है, चाहे आप लिखो या मत। तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है? उसका बेसिक कंसेप्ट है कि जो भी क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा वो अपनी सुपर क्लास को कॉल करेगा। एक सुपर मोस्ट क्लास होती है जो कि ऑब्जेक्ट क्लास कहलाती है। ऑब्जेक्ट नाम है उसका, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्लास हर क्लास में इनहेरिट होती है, चाहे आप करो या मत करो। मतलब ए में भी ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिट है। तो होता क्या है कि जो कुछ भी आप यहाँ पे लिखते हो, जैसे आपने ए का कंस्ट्रक्टर बनाया, तो ए के कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर का काम बताया गया है कि ऑब्जेक्ट बनाना। लेकिन क्या हमने कहीं कोई ऐसा स्टेटमेंट किसी भी अभी तक के कंस्ट्रक्टर में लिखा कि ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? नहीं लिखी। तो वो कैसे होता है? तो वो बेसिकली ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, राइट? तो ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तभी एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो बेस ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने दिखाया कि ए बना, ए के ऊपर बी बना। तो होता क्या है, पहले बेस ऑब्जेक्ट बनता है, फिर उसके ऊपर ए बनता है, फिर उसके ऊपर बी बनता है। इस टाइप से काम होगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो ए है या कोई भी कंस्ट्रक्टर है अगर आपका, तो वो अपने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा ही करेगा। तो इसलिए एक सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर वहां पे हमेशा हो, मतलब ये एक क्लास के अंदर कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर जरूर होता है, क्योंकि वो सुपर मोस्ट क्लास तक पहुंचा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जो भी कंस्ट्रक्टर था वो अभी तक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, एक दूसरे को कॉल कर पा रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। या फिर हमने एक सिंगल क्लास बनाई थी और सिंगल क्लास में अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी अपने सुपर क्लास के, यानी कि जो ऑब्जेक्ट क्लास है उसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डायरेक्ट कॉल कर सकता था। अब यहां समस्या क्या है? अब जब हम यहां पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेके चल रहे हैं, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बाद जब हम बी में आएंगे तो देखिए समस्या क्या आनी है। देखो अभी हम यहां पर इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आराम से पूरा, राइट? अभी यहाँ पे हमें आराम से पूरा कोड दिखाई दे रहा है। अब होगा क्या कि हम यहाँ पे बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो बी का ऑब्जेक्ट बनाने की हम कोशिश करेंगे। बी का ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ही क्या होगा हमारा, क्योंकि बी ए को इनहेरिट कर रहा है क्लास, इसलिए ए के कंस्ट्रक्टर में हम जाएंगे। लेकिन ये अभी जा नहीं पाएगा और एरर आएगी। देखिए सेव किया हमने यहाँ पर इसको और कंपाइल किया, आ गई एरर। ठीक है, क्या है कंपाइलेशन एरर समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा। मैं कहाँ गई, ये आ गई। ठीक है, ठीक है, नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू ए के ए को कॉल करने के लिए, मतलब ए क्लास के एक ए नाम के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यहां पर कोई फंक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो यानी कि यहां से कॉल किसके लिए लिखी गई है? ए क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए। बाय डिफॉल्ट हमने तो लिखी नहीं है, तो सिस्टम ही अपने आप से कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल क्या हो रहा है, इस बी कंस्ट्रक्टर से ए क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो डिफॉल्ट सिस्टम ऐड करेगा, लेकिन अगर एक भी कंस्ट्रक्टर होगा तो कोई और कंस्ट्रक्टर सिस्टम ऐड नहीं करेगा, राइट? तो यहां पर प्रॉब्लम क्या हो गई, यहां पे प्रॉब्लम ये आ गई कि ये तो कॉल कर सकता था बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, जो पिछली बार हमने देखा कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रखा तो उसने कॉल करने से मना कर दिया कि ये है ही नहीं। अब दो तरीके, या तो हम क्या करें, यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। तो हमने एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ले लिया, ठीक है, लाइक a इक्वल्स टू 10, और ऑब्जेक्ट ऑफ a इज क्रिएटेड।
राइट, ऐसा एक मैसेज कर दिया, सेव किया हमने इसको। अब अगर हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं, कंपाइल कर रहे हैं केवल, यहाँ से कंपाइल कर सकते हैं, यहाँ से रन कंपाइल दोनों, तो कंपाइल करेंगे तो कोई एरर देखो नहीं आ रही, अभी हमने रन नहीं कराया। तो जो पहले एरर आ रही थी वो अब जा चुकी है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ से जो कॉल होना था डिफॉल्ट ए कंस्ट्रक्टर वो अब मिल चुका है। बी में जो डिफॉल्ट ए कंस्ट्रक्टर चाहिए था ए का, वो अब यहाँ पे मिल चुका है। तो अब ये क्या करेगा, इससे ये वाला कॉल हो जाएगा, मतलब ये वाला कभी भी कॉल नहीं होगा। पर हम ऐसा नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारे पास में ए का कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जिसमें वैल्यू सेट हो। हम तो चाहते हैं कि हमेशा हम यहाँ से जब बी का ऑब्जेक्ट बनाए तो हम ए के लिए वैल्यू को सप्लाई करें। तो ए का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, यानी कि अब हमें जो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर की कॉल थी वो एक्सप्लिसिटली लिखनी पड़ेगी। तो क्या तरीका है सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल करने का? सब क्लास के कंस्ट्रक्टर से। तो सब क्लास का कंस्ट्रक्टर जो आपने लिखा है हेडर, उसके आगे लिखेंगे कोलन, कोलन के बाद लिखेंगे सुपर क्लास का नाम, और अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो वो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। राइट, अब देखिए कंपाइल करते हैं, सेव किया हमने और कंपाइल किया। देखिए यहाँ कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए में एक ही कंस्ट्रक्टर है, वो भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। बट यहाँ पे कोई अब एरर नहीं है, क्योंकि जो काम होना था वो हमने यहाँ पे कर दिया। यानी कि अगर हम ये नहीं लिख रहे हैं तो सिस्टम अपनी तरफ से क्या ऐड कर रहा है, ये ऐड कर रहा है। और ऐसा लिखेंगे तो एरर आ जाएगी, देखिए आ गई एरर, वही सेम एरर। तो सिस्टम क्या ऐड कर रहा था, ये ऐड कर रहा था, और हमने क्या कर दिया, हमने कहा नहीं कि हम पैरामीटर के साथ कॉल कराएंगे, तो हमने पैरामीटर डाल दिया, तो इसकी वजह से अब एरर। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्या है कि सिस्टम अपनी तरफ से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे रहा था, लेकिन क्योंकि पैरामीटर कंस्ट्रक्टर इसलिए हमने दिया, तो पैरामीटर अगर है तो सिस्टम खुद से भी तो कोई वैल्यू दे सकता था, नहीं। पहली बात तो उसे नहीं पता कि कितने पैरामीटर का आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे और कौन से टाइप के पैरामीटर्स का कंस्ट्रक्टर बनाओगे। भाई जो सी प्लस प्लस बना, ठीक है, 70s 80s में, उनको बनाने वालों को नहीं पता था कि कोई 2024 में 2024 में कोई आशीष होगा जो कि एक क्लास बनाएगा और उसका कंस्ट्रक्टर बनाएगा, उसमें ये आर्ग्यूमेंट रखेगा। कैसे पता होगा? प्रोग्रामर्स हैं, भविष्य वक्ता थोड़ी, एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है ना, तो उन्हें नहीं पता। तो इसका मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या क्या उन्होंने कहा जी डिफॉल्ट जो होगा अपने आप कॉल हो जाएगा, लेकिन पैरामीटराइज है तो ये तरीका है पैरामीटराइज को कॉल करने का, आप अपनी तरफ से वैल्यू दीजिए और उसे कॉल। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि भाई हमारा बी भी पैरामीटराइज हो, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक एक्स और एक वाई, दो वैल्यूज के साथ में यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लिया। हमने कहा वाई तो हम यहाँ रख लेते हैं और एक्स को ऊपर भेज देते। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी का, तब हम यहां से वैल्यूज को पास कर सकते हैं। जो वैल्यूज अब हम यहां से पास करेंगे वो वैल्यूज बेसिकली हमें ए और बी में मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो हमने 10 20 के भी यहाँ पे थे 101 102, तो जो भी हम यहाँ से पास करेंगे, अब यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स लेकर उसको इनपुट कराकर वो भी पास कर सकते हैं। ठीक है, या कहीं से कोई कैलकुलेटेड वैल्यूज आए वो पास कर सकते हैं, ऑल योर चॉइस। तो चीजें थोड़ी सी क्या हो गई, कस्टमाइज हो गई। पहले क्या था, फिक्स था कि ए हमेशा 10 रहेगा और बी हमेशा 20 रहेगा, क्योंकि उनके कंस्ट्रक्टर में हमने हार्ड कोडेड ये वैल्यू सेट की हुई थी। अब यहाँ पे क्या है, जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे जाएंगी। अब देखिए सेव किया हमने यहाँ पर और इसे रन कराया, तो देखिए जो वैल्यूज हमने डाली वो क्या, 101 और 100 हो सेट आ रही है। ठीक है, तो ये था आपका कंस्ट्रक्टर के साथ हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इसको आप नोट कर लें एक बार। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे दूसरे टाइप के इनहेरिटेंस के बारे में।